नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने इस जो है ज्ञान गंगा की सीरीज में आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पढ़ाया था आपको कूल डिक्टेटर, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्रूर तानाशाह। ध्यान रखेंगे, वो कूल डिक्टेटर था और ये क्या है, ये क्रूर तानाशाह की बात हो रही है। कहीं ना कहीं वो सकारात्मक चरित्र था और कहीं ना कहीं थोड़ा आपको नकारात्मक भी दिखेगा। ये कौन है? ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मंगोलिया में लगभग 40 फीट की एक स्टील की मूर्ति है और ये मूर्ति विश्व में घोड़े पर सवार सबसे ऊंची मूर्ति है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मंगोलिया में है और ये चंगेज खां का स्ट्रक्चर है। किसका? चंगेज खां की मूर्ति है, मंगोलिया में है, 40 फीट ऊंची है, पूरी स्टील की मूर्ति है। मंगोलिया के लोग इसका सम्मान करते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इस चंगेज खां को महान कहते हैं। अब आज हम समझेंगे इस रहस्यमय व्यक्तित्व। देखो ये रहस्यमय क्यों है? ये चरित्र अपने आप में हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि आप डिसाइड कर पाओगे कि ये नकारात्मक वास्तव में था या परिस्थितियों ने बनाया, तो दोनों ही आप तय करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आज इसके बारे में समझेंगे और हमारे परीक्षा की दृष्टि से यह जानना जरूरी है कि इसका भारत से क्या कनेक्शन था। ज्यादा कनेक्शन नहीं, थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा इस चरित्र के बारे में समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक तानाशाह के पीछे कोई एक परिवर्तनकारी घटना होती है। उस घटना के बाद उसका चरित्र ऐसा हो जाता है कि वो निर्दयता की सीमा को पार कर जाता है। अब आप समझेंगे कि वो कहां तक सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है क्रूर तानाशाह। पिछले बार मैंने बताया कूल डिक्टेटर जो कि एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, उनकी तुलना इनसे मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहली बात तो हम जाने मंगोलिया कहाँ है। मंगोलिया एशिया में आपको दिख रहा है, ये देश है मंगोलिया। इसके एक तरफ रूस है, एक तरफ कजाकिस्तान है, ध्यान देंगे, और एक तरफ चाइना है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो ये मंगोलिया वो देश है जो रूस, कजाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया से घिरा हुआ है। मतलब स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपको यह बताना है कि स्थल रुद्ध देश किसे कहते हैं, आपको यह बताना है, ठीक है। तो लेकिन ये मंगोलिया कहाँ है? दिख रहा ना, रसिया, कजाकिस्तान, एशिया और नॉर्थ कोरिया से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हमें यह देखना है कि ये कहानी शुरुआत कहां से होती है। जो भी मंगोलिया के बारे में जानकारी है या मंगोल के बारे में जानकारी देने वाली एकमात्र जो पुस्तक है वो आपके सामने है। इसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स। इसका नाम क्या है? सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, ठीक है। और यही वो एकमात्र पुस्तक है जो इस मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। बाकी साम्राज्य जो है, बाकी और कोई पुस्तक नहीं है जो इसके बारे में जानकारी दे सके डिटेल में। आज जो कुछ मैंने लिखा है पीपीटी में जो है वो सब इसी पुस्तक का ही एक कॉपी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो अब ध्यान रखेंगे ये सारी इसी पुस्तक से जानकारी, क्योंकि यही एकमात्र पुस्तक है जो बताती है मंगोलों के बारे में। आगे देखते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है कि इसका जन्म 1162 में हुआ। ये विवादित है, लेकिन जो भी इस पुस्तक में लिखा है, जो कि बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को प्रमाणिक भी माना है। अब तैमूजिन यानी चंगेज खां की कोई प्रारंभिक जानकारी बहुत कम है, जो कि एकमात्र यही पुस्तक है जो बताती है। हाँ, इस पुस्तक के अनुसार उनका जन्म 1162 में हुआ, उसका जन्म। इसका मूल नाम तैमूजिन था, ध्यान रखिए। चंगेज खां नाम बाद में पड़ा, ये कब पड़ा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसका मूल नाम तैमूजिन था। इसके पिता कौन थे? यूसुखेई थे। ये कबीले के सरदार थे। इसके पिता यूसुखेई थे, एक कबीले के क्या थे? सरदार थे। अब देखिए, ये जब सरदार थे तो इसके परिवार की स्थिति अच्छी थी क्योंकि कबीले को संभालते थे। लेकिन हुआ क्या कि अचानक जो है आपने देखा कि तैमूजिन यानी जो तैमूजिन के पिता थी उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी के बाद से तैमूजिन यानी चंगेज खां के जीवन में परिवर्तन आता है। मगर इस स्लाइड में एक बात और लिखी हुई है कि तैमूजिन के बारे में एक बात कही जाती है इसके जन्म को लेकर के, कि जब इसका जन्म हुआ था तो
कहना यह है कि जब इसका जन्म हुआ था तो बताते हैं कि इसके मुट्ठी में खून का थक्का था। ये मुट्ठी में खून का थक्का पकड़े हुए जन्म लिया था, मतलब इसके मुट्ठी में खून था। और वहां के लोग ऐसा मानते थे कि जो इस तरह जन्म लेता है, जिसके जन्म के समय मुट्ठी में खून हो, वो एक महान नेता बनता है। ये वहां के लोगों का मानना था। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा कि अपनी मुट्ठी, इसके मुट्ठी में मांस का टुकड़ा था। तो ये सब बातें कही जाती हैं। तो हालांकि इस पुस्तक में ही लिखा कि जब ये पैदा हुआ तो इसके मुट्ठी में खून का थक्का था। तो अब जिसके मुट्ठी में खून का थक्का हो, वो लोग मानते थे कि ऐसा व्यक्ति महान नेता बनेगा। उधर के लोग ऐसा मानते थे। इसके 3 भाई थे, हसर, हाउचिन, तमुगे, और एक बहन थी, और एक सौतेले भाई थे वेक्टर। बताते हैं बाद में इसने वेक्टर की हत्या करके अपने हाथों में शासन लिया था, क्योंकि वेक्टर, इसने अपने भाई वेक्टर को मारा था। कहीं कहीं तो बहुत संख्या बताई जाती है, लेकिन फिर भी इसके भाई थे वेक्टर, और जो हसर, हाउचिन सगे भाई थे, बाकी वेक्टर थे। तो वेक्टर का थोड़ा नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि बताते हैं सबसे ज़्यादा विवाद इसका अपने सौतेले भाई वेक्टर से ही हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी कहाँ से शुरू होती है कि अब जैसे उस समय देखोगे मंगोलिया में कई खानाबदोश कबीले थे। तो इसके पिता की बात की जाए तो एक कबीला था, तो इसके पिता भी कबीले के सरदार थे, तो वो भी खानाबदोश जीवन जीते थे। ये वही खानाबदोश जीवन है, जैसे आप जानते हो ना कि जैसे हम लोग जो है, आपने देखा है कि हमारे ऋग्वैदिक काल में भी लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। ठीक है, तो आपने देखा है कि ऋग्वैदिक काल में भी लोग खानाबदोश जीवन जीते थे। तो उस तरह से आपने देखा कि मंगोलिया के लोग भी, जो कबीले के लोग थे, खानाबदोश जीवन जीते थे। हाँ, एक चीज और, इसके पिता ने 9 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह तय कर दिया था। मतलब अभी पत्नी जो है घर पे नहीं, मतलब पहले से होता कि जैसे गांव में भी होता है कि पहले, अब तो कम हो गया, कि पहले बाल विवाह तय कर देते थे, बाद में जब युवा अवस्था होती थी तो फिर वो पत्नी घर आती थी। तो 9 वर्ष की उम्र में ही इसका शादी तय कर दिया था। ठीक है, कौन थे वो? खोंगीरात जनजाति कबीले से। किससे? इसके पिता ने 9 वर्ष की आयु में ही खोंगीरात जनजाति कबीले के बोर्टे, उनकी खोंगीरात जनजाति कबीले की सरदार की बेटी थी बोर्टे, तो उसी बोर्टे से विवाह कर दिया था तैमूजिन का। ये बोर्टे ये बोर्टे तैमूजिन की यानी चंगेज खां की पत्नी है। इनका नाम ध्यान रखें। हालांकि चंगेज खां की कई पत्नियां थीं, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार उसने सबसे अधिक सम्मान बोर्टे को दिया था। तो बोर्टे जो थी ये वही है जिसकी शादी इसके पिता ने पहले ही तय कर दी थी। किस जनजाति से? खोंगीरात जनजाति से। और ये समझिए 9 वर्ष की उम्र में ही तय कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इनके पिता कहीं से वापस लौट रहे थे, तो भाई अब जानते हो उस समय कहीं बहुत सारे कबीले थे, तो उन कबीलों की आपस में दुश्मनी चलती थी। उन कबीलों की आपस में क्या चलती थी? दुश्मनी चलती थी। तो वो कबीले आपस में लड़ते थे। तो उसी में से एक कबीला था तातर कबीला। तातर कबीला ये इनके पिता के शत्रु थे। तो ये पड़ोसी भी थे और थोड़ा दुश्मनी भी रखते थे। लेकिन बताते हैं कि जब इनके पिता लौट रहे थे तो किसी बहाने से इन लोगों ने इनके पिता को अपने यहाँ बुलाया और खाने पे बुलाया, और खाने में जहर दे दिया। वहीं से मौत हो गई। किसकी? चंगेज खां की। वहीं से चंगेज खां के पिता की, ध्यान रखिए, चंगेज खां की नहीं, चंगेज खां के पिता की मौत हो गई। तो चंगेज खां के पिता की मौत हो गई क्योंकि तातर कबीले के लोगों ने जहर दे दिया था। और यहीं से तैमूजिन, चंगेज खां के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गया, क्योंकि अब उसके पिता की हत्या हो गई। उसके पिता जो कि सरदार थे, और चंगेज खां उस समय छोटा था। तो चंगेज खां ने प्रयास भी, यानी तैमूजिन ने प्रयास भी किया कि उसे कबीले का सरदार बना दिया जाए, मगर इतने छोटी उम्र में उसे कोई कबीले का सरदार बनाने के पक्ष में नहीं था। तो एक प्रकार से इसके परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे इस पुस्तक में लिखा गया है कि कई वर्षों तक इसका परिवार गरीबी में रहा, और ज्यादातर ये जंगली फल और बैल के शव, क्योंकि अब इस पुस्तक में लिखा भी गया है कि चंगेज खां के स्टेटमेंट को दिखाया गया है कि चंगेज खां ने ये कहा है कि मैंने कच्चा मांस खा करके अपना जीवन चलाया है। मतलब पैसे नहीं रह गए, कबीले का नेतृत्व इनके हाथ से छूट गया। तो मतलब उसका बचपन ही मुसीबतों में गुजरा। अभी और मुसीबतें आएंगी इसके ऊपर। अब आप देखेंगे आगे क्या हुआ। आगे कहानी ये है कि 16 साल तक, अब जब थोड़ा तैमूजिन बड़ा हुआ तो इसको लगा कि अब, क्योंकि खानाबदोश जीवन था, मुसीबत में था, तो इसको पता था कि इसके पिता ने 9 वर्ष पहले खोंगीरात जनजाति से इसका विवाह तय किया था। तो उसे लगा अब यही एक रास्ता है कि मैं अपने इस वैवाहिक संबंधों के माध्यम से थोड़ी मजबूती प्राप्त करूं।
तो बताते हैं 16 साल की उम्र में जब उसकी उम्र हुई तो उसने वही खोंगिरात जनजाति के पास गया और बताया कि भाई मेरे पिता ने कभी विवाह तय किया था। तो खोंगिरात जनजाति इस बात को जानती थी और वही जो बोर्टे थी, इसका नाम मैंने तो बोर्टे से इसका विवाह फिर अब जाकर के फाइनली इसका विवाह हुआ। यह विवाह याद रखिए 9 वर्ष की आयु में उसके पिता ने पहले ही तय कर दिया था। तो उस खोंगिरात जनजाति जो कि सहमत थी पहले से भी, तो शादी हो गई। अब बताते हैं कि खोंगिरात जनजाति से शादी होने के बाद इसके ऊपर एक और मुसीबत आई। कहा जाता है ना कि जब ऊपर वाला मुसीबत हो या संपन्नता हो, छप्पर फाड़ के देता है। अब इसको लोग मजाक में कहते हैं, मगर ये सही भी हो जाता है। अभी मुसीबत कम नहीं हुई थी, इसने सोचा शादी करके जनजातियों से थोड़ा हमको अपने ससुराल पक्ष से मजबूती मिलेगी, मगर एक और नई समस्या आ गई जो इससे भी बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी कि खोंगिरात जनजाति की दुश्मनी मार्किट कबीले से थी। मार्किट, खोंगिरात जनजाति की दुश्मनी मार्किट कबीले से थी। मैंने कहा ना उस समय बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, आपस में लड़ते थे। तो इसका जो जहां इसकी शादी हुई थी खोंगिरात जनजाति, उस खोंगिरात जनजाति की दुश्मनी मार्किट कबीले से थी। मार्किट कबीले ने क्या किया, इस खोंगिरात जनजाति पे अटैक किया और इसकी पत्नी है ना, और इसकी पत्नी को जो है सरदार को सौंप दिया। किसके सरदार को? खोंगिरात जनजाति के सरदार को। यानी जनजाति ने अगवा कर लिया किसको? बोर्टे को, और उसे एक सरदार को पत्नी के रूप में दे दिया। यानी जो इस मार्किट जनजाति के सरदार थे उनको दे दिया। यानी कि अब बोर्टे मजबूर थी, क्योंकि खोंगिरात ने मार्किट जनजाति ने खोंगिरात जनजाति पे अटैक किया और इसी मार्किट जनजाति के लोगों ने बोर्टे को अगवा किया जो कि तैमुजिन की पत्नी थी, और फिर उठा करके इसको उस सरदार के पास दे दिया और मजबूरी में एक कैदी के रूप में रहना पड़ा और उसे एक पत्नी के रूप में रखा। किसने? मार्किट जनजाति के सरदार ने। अब सोचिए, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी स्वयं की पत्नी जो पहली पत्नी थी उसको इस मार्किट जनजाति के लोगों ने कब्जा कर लिया, यानी उसको अपहरण करके सरदार की पत्नी के रूप में घोषित कर दिया। तो बड़ा मुसीबत उसने सहा है। अब आगे समझते हैं फिर घटना क्या हुई। फिर तैमुजिन का एक दोस्त था जमुखा, उसी कबीले का था, तैमुजिन के पिता के कबीले का जमुखा नाम था। जमुखा और केराइट जनजाति, ये भी थी जनजाति, तोगरुल जनजाति की मदद से, माने इन जमुखा की मदद। फिर अब चंगेज खां चुकी मुसीबत में है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कई कुछ जनजातियों की मदद ली। देखिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप मुसीबत में होते तो आपको कोई साथ नहीं देता, लेकिन अगर आप उस मुसीबत में भी हिम्मत रख के कहीं ना कहीं कुछ प्रयास करते हो तो प्रकृति मदद करती ही है किसी न किसी रूप में। तो अब उसका दोस्त जमुखा कुछ 2-4 जनजातियां जैसे केराइट जनजाति, तोगरुल जनजाति, ये सभी एक होकर के चंगेज खां की मदद की, और इन्हीं की मदद से चंगेज खां ने जो है अपनी पत्नी को मार्किट जनजाति के सरदार से छुड़ाया। बताते हैं जब इसकी पत्नी आई थी तो उसे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे जोची बोलते थे। जोची कहा जाता है। कौन था बच्चा? कौन था? जोची। यानी जब इसकी पत्नी मार्किट जनजाति से वापस आई है, मतलब जब इसने तैमुजिन ने उसको कैद से छुड़ाया है, तो बताते हैं आने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ जोची। लेकिन इसके बारे में जो खोंगिरात है, जो भी इसकी पत्नी का जो जनजाति था, उस खोंगिरात जनजाति के कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये बच्चा जो है उस मार्किट जनजाति के सरदार का था। लेकिन फिर भी आप देखिए, इतना होने के बाद भी तैमुजिन ने अपनी पत्नी को सम्मान दिया और उस बच्चे को भी सम्मान दिया। ऐसा नहीं कि उसने, अब देखिए ये पक्ष आप देख के चौंक जाओगे कि ये वही चंगेज खां है जो अभी इतना क्रूर बन जाएगा। इसने उस बच्चे को सम्मान दिया, ठीक है। अब आप देखिए, बताते हैं उसके बाद पहला बेटा जोची था, फिर बाद में और भी बेटे हुए, ध्यान रखेंगे ये सब, आपको बस ध्यान रखना कि बस देखना है। और उसके बाद चंगेज खां का साम्राज्य धीमे धीमे बढ़ता गया, छोटी मोटी लड़ाइयां लड़के अपने साम्राज्य को बढ़ाता गया। एक समय ऐसा आया कि उसके पास 500 पत्नियां थी। कहा जाता है इस किताब में 500 पत्नियां थी, हाँ, लेकिन सबसे ऊपर बोर्टे को ही वो मानता था, सबसे ऊपर बोर्टे का सम्मान वो रखता था, ठीक है, बोर्टे को मानता था। बाकी पत्नियां कही थी 500, ये तो बस कहानी है, पत्नियां कह रही होंगी, उस समय आम बात थी। हाँ, अब देखिए उस समय बहुत सारे कबीले थे, नैमन कबीला, मार्किट कबीला, तातर कबीला, खमाक कबीला, मंगोल कबीला, केराइट कबीला। मैंने अभी कहा
ये सारे कबीले आपस में लड़ते रहते थे, ये सारे कबीले आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से युद्ध करते थे। तो उस समय आम बात थी, बड़ा विध्वंसक माहौल था उस समय, हिंसा, उस तरफ के लोग जो कबीले थे आपस में मारना, खून बहाना, ये आम बात। यानी चंगेज खां उस परिवेश में था जिस परिवेश में हत्या, हिंसा, किसी को मारना पीटना, क्रूरता पूर्वक, ये सब आम बातें थी। अब कहानी कहां से पलटती? कहानी पलटती है कि अब इधर जैसे जैसे चंगेज खां और चंगेज खां की यानी तैमूजिन की स्थिति अच्छी होती गई, तो जमूखा भी धीमे धीमे उसका भी प्रभाव बढ़ गया। क्योंकि इस जमूखा का मेन दोष, इस तैमूजिन का मेन दोष जमूखा था, यानी चंगेज खां का जमूखा। लेकिन अब जमूखा के अंदर भी थोड़ा अपने अधिकार को बढ़ाने की भावना आई, तो जमूखा और तैमूजिन के बीच बाद में विवाद हो गया। विवाद हुआ, वही विवाद हुआ, तो विवाद को लेकर के फिर इनके बीच में भी तनाव इस बात को था कि दोनों ही अपना अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। इनके अब चंगेज खां जो है उसके नियम कुछ और थे और जमूखा थे उसके नियम कुछ और। जैसे आप देखिए जमूखा हमेशा वंशवाद को बहुत मानता था, कि वो कहता था कि भाई कबीले में जो भी बड़े पद पे लोग जाएंगे वो सारे लोग जो है उच्च वर्ग के होने चाहिए। लेकिन जो चंगेज खां था ये क्या करता था? ये कहता नहीं, जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर ही किसी को बड़े पद दिए जाएं। ये छोटे मोटे मैं आपको विवाद बता रहा हूं कि चंगेज खां के अंदर एक अच्छी बात ये थी कि वो योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ाना चाहता था, ना कि वंश के आधार पर किसी को आगे बढ़ाना चाहता था। तो वंशवाद का समर्थक नहीं था, वो योग्यता का समर्थक था। तो इन सबको लेकर धीमे धीमे विवाद हुआ और जमूखा और तैमूजिन के बीच भी विवाद बढ़ता, यानी उसका दोस्त जो कभी उसकी मदद किया था अब उसका शत्रु बनने वाला है। तो बताते हैं उसका शत्रु बन गया। अब 1186 में फाइनली चंगेज खां तैमूजिन को मंगोल सरदार मान लिया गया और बताते हैं 1206 में इसे चंगेज खां की उपाधि मिली। ध्यान रखिए, चंगेज खां एक उपाधि है जिसका मतलब होता है विजयी, विश्व मतलब वीर योद्धा या विजयी या महान भी कह सकते हैं आप। तो ये उपाधि है। और एक चीज और, चंगेज खां मुस्लिम नहीं था, इसका धर्म कुछ और था, वो आगे मैं बताऊंगा। चंगेज खां इसको दी गई उपाधि, तो कुछ लोग खान की वजह से इसको मुस्लिम मानते हैं, गलत है। ये एक अन्य धर्म का था जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो बताते हैं कि तैमूजिन जो है अब मंगोल का बन गया सरदार। अब इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ, यानी कि ये जो मैंने बताया है नाम आपको, जो इसका मित्र था, ये जो मित्र क्या नाम है इसका, जमूखा और चंगेज खां के बीच वार शुरू हुआ। अब धीरे धीरे बताते हैं कि जमूखा ने चंगेज खां के सैनिकों के साथ बड़ा क्रूरता, मतलब युद्ध कैसे हुआ कि बताते हैं कि जमूखा ने एक क्रूरतम व्यवहार किया। उसने चंगेज खां के कुछ सेनापति और सैनिकों को जिंदा जला दिया था, कुछ यहां तक कहते हैं कि उसने जिंदा उबाल दिया था। इन सब से चंगेज खां क्रुद्ध हुआ और जमूखा को भी हराया। ठीक है, तो जमूखा को हराने के बाद उसका ध्यान जो है अब गया तातर पर। तातर सरदार, ये वही तातर लोग हैं जिन्होंने उसके पिता की क्या की थी, हत्या की थी। यानी जमूखा को हराने के बाद उसका ध्यान गया तातर पर। ये वही तातर कबीले के लोग हैं जिन्होंने चंगेज खां के पिता की हत्या की थी और तातर कबीले को उसने बहुत बुरी तरीके से खत्म किया। यानी अब यहां चंगेज खां रुकने वाला नहीं है, अब वो अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करेगा, जो उसकी इच्छा है उसे वो पूर्ण करेगा। अब वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एकदम परेशान है। तो उसने सबसे पहले उसके पिता की हत्या करने वाले तातर कबीले के लोगों को बहुत बुरी तरह मारा। आप देखिए, कहा जाता है कि उसने आदेश दिया था कि तातर कबीले में जितने भी लोग 3 फीट से ऊपर हैं, यानी 3 फीट से अधिक लंबे हर पुरुष को मार डालो। महिलाओं को बंदी बना लिया गया, पुरुषों को मार दिया। 3 फीट से ऊपर जितने पुरुष थे सबको मार दिया गया। अब यहीं से शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो चंगेज खां जो था धीमे धीमे अपनी सेना को डेवलप किया। उसने लगभग 80,000 मतलब लड़ाकों की सेना बनाई। बाद में इनकी संख्या लाखों में हो गई। उनको तीर, धनुष, बाण नए नए तरीकों से उनको मतलब एडजस्ट किया। बताते हैं कि इसने ही धनुष के आकार को छोटा कराया ताकि लड़ने में आसानी हो। तो तमाम तरीके से इसने अपनी सेना पर बहुत शोध किया और उन्हें बनाया मजबूत, इसीलिए इनकी सेना से लोग कांपते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे
कि ये सब आप देख रहे हैं कि उसने किस तरह से अपनी सेना को व्यवस्थित किया, छोटी तलवार, भाला, शरीर, कवच सब कुछ दिलाया। तो अब उसकी सेना एक सुसज्जित सेना थी, यानी इतने संघर्ष करने के बाद अब उसके अंदर एक प्रबल उत्साह है कि जो इतने मुसीबत में नहीं हार माना, अब उसके पास तो पूरी सेना है, अब तो पूरा आतंक मचाएगा। ठीक है, अब देखिए कहानी कहां बढ़ती है। चंगेज खां ने, हाँ, चंगेज खां के बारे में एक बात और बताई जाती है कि देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि चंगेज खां किस धर्म का था, ये भी आप जान लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे किस धर्म का था, वो टिग्रिस धर्म का था। तो आगे हम देखते हैं कि चंगेज खां जो शासक बनने के बाद अपनी प्रतिष्ठा को उसने बर्बाद नहीं किया कि वो खाली बैठ के समय बर्बाद करे। उसने परिस्थितियों का फायदा उठाया और उसके सामने एक समस्या और थी। उसका कबीला बड़ा हो चुका था, सैनिक ज्यादा थे, जनसंख्या ज्यादा थी, उसके पास भोजन की आवश्यकता थी, संसाधन कम हो गए थे क्योंकि सेना बड़ी है, कबीला बड़ा है। तो अब उस कबीले के सरदार तैमुजिन के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने कबीले की वो व्यवस्था करे, तब उसे लड़ना पड़ेगा। तो अब यहां की जो लड़ाई है, अब वो महत्वाकांक्षा और साम्राज्य विस्तार की लड़ाई है। फिर अब वो कहां जाएगा, अब वो चीन की तरफ गया। अब उसका ध्यान गया चीन की तरफ। चीन में उस समय जिन राजवंश का शासन था। तो बताते हैं कि जिन राजवंश के शासक को इसने हराया और चीन पर कब्जा किया। जिन राजवंश के शासक को हराया और इसने चीन पे क्या किया, कब्जा कर लिया। तो मतलब ये पूरा चीन तक पहुंच गया। अब चीन के बाद इसका ध्यान गया कहां पर, चीन के बाद इसका ध्यान गया, समझिए, बताते हैं कि चीन तक, ये बीजिंग तक, यानी उस समय बीजिंग को झोंगडू बोलते थे। तो ये बताते हैं कि 1215 तक बीजिंग यानी झोंगडू तक पहुंच गया, यानी समझिए पूरा चीन को उसने घेर लिया। उस समय जो जिन ये लड़ाई यहुलिंग की है, और यहुलिंग की इस लड़ाई में उसने चीन के राजा को हराया और बीजिंग तक कब्जा कर लिया। पूरा चीन उसके कब्जे में आया, समझिए, उत्तरी चीन पूरा कब्जे में आ गया। अब यहां पर धीमे धीमे देख रहे हैं उसने मंगोल से पूरा उत्तर दक्षिण विस्तार करने लगा। अब उसका ध्यान गया पश्चिम पर। पश्चिम में कौन थे, पश्चिम में एक शासक थे जिनको हम कहते ख्वारिज्म वंश। ये ख्वारिज्म के शासक थे, ख्वारिज्म। पश्चिम में ख्वारिज्म वंश का शासक था, जो भी आप समझेंगे। तो ख्वारिज्म वंश के शासक कई, क्योंकि अब यहीं से थोड़ा इंडिया का चर्चा होगा। अब उसका ध्यान गया वही फारस, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म कहाँ है, आप देखोगे मैप में तो ये तुर्कमेनिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अगर मैं आपको मैप में दिखा दूं, आप चलेंगे पीछे तो थोड़ा मैप में चलते हैं। तो मैप में आप देखेंगे पीछे, तो मैप में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो इलाका है, यानी ये है मंगोल, ये है मंगोल। अब समझिए चाइना, ये पूरा चाइना उसके नजदीक में था, वो पूरा कब्जा कर लिया। अब ये है इलाका, देखो, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास का इलाका जो है, ये इलाका यानी मंगोल के पश्चिम में, ये पूरा इलाका उस समय कंट्रोल करते थे कौन लोग, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म ख्वारिज्म लोग, काफी बड़ा इलाका था इनका और ताकतवर लोग थे। तो अब जब उसको अब चंगेज खां का ध्यान पूरा किसके तरफ था, ख्वारिज्म की तरफ था। तो उसने ख्वारिज्म के शासक की ओर ध्यान दिया और बताते हैं कि उसने ख्वारिज्म के शासक के पास जो है चंगेज खां ने संधि प्रस्ताव भेजा कि भैया देखो मेरी बात मान जाओ, वरना जानते हो कि मैं क्या करूंगा, और मुझसे लड़ने का तुम साहस मत करो वरना पछताओगे। बताते हैं कि उसने ख्वारिज्म के शासक के पास अपने दूत भेजे थे। क्या भेजे, हाँ, उस समय जो ख्वारिज्म का शासक था उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन मोहम्मद। अलाउद्दीन मोहम्मद नाम था, हाँ यही था। हाँ, कहीं कहीं आपको खाली शाह नाम मिलेगा, लेकिन पूरा नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद, इसका नाम था। तो पूरा नाम क्या था, अलाउद्दीन मोहम्मद इसका नाम था। इसको ख्वारिज्म का शाह बोलते थे। तो जब इसके पास उसने अपने दूत को भेजा, तो बताते हैं कि चूंकि ख्वारिज्म का शाह बड़ा साम्राज्य है, वो चंगेज खां को हल्के में ले लिया। बताते हैं कि ख्वारिज्म के शाह ने उसके दूत की गर्दन काट के, यानी मतलब 3 दूत भेजे थे, तो 3 दूतों की क्या किया था, ख्वारिज्म के शाह ने गर्दन काट करके
और कुछ दूतों के सर मुड़वा करके चंगेज खां के पास भिजवा दिया था। चंगेज खां इसे देख करके बिल्कुल बौखला गया, तो कहा ठीक है अब तुम्हारा इंजाम हम करते हैं। अब वो चला पश्चिम की तरफ, यानी वही मंगोलिया होते हुए भारत की सीमा को टच करते हुए वो पहुंचा कहां? ख्वारिज्म। बताते हैं ख्वारिज्म में इसने जो तांडव मचाया वो इतिहास बन गया। देखिए बच्चे बूढ़ों यहां तक कि बताते हैं कुत्ते बिल्लियों तक को इसने खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा, पूरे खोपड़ियों का ढेर लगा दिया, इतना भयंकर उत्पात मचाया था और ख्वारिज्म के शाह को मार दिया। अब उसका बेटा बचा था जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। अब यहीं से इंडिया की बात आएगी। उसका बेटा बचा था जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी। ध्यान रखिए यह घटना 1221 की है और आप मुझे बताएंगे 1221 के समय में किसका शासन था? मैं बोल देता हूं इल्तुतमिश का शासन था इस समय इंडिया में। तो अब वहां फारस की तरफ बवाल मच रहा है, पूरा उत्पात मचा दिया, उसने भयंकर नरसंहार किया। किसने? तैमूजिन ने। और तैमूजिन ने नरसंहार करने के बाद अब उसका उद्देश्य था इसके बेटे को मारना, जो कि भागा, और इसका बेटा भाग करके पंजाब की तरफ आया। और उस समय इल्तुतमिश था शासक। इल्तुतमिश से इसने मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि इसकी मदद करने का मतलब है चंगेज खां को इंडिया में बुलाना, क्योंकि चंगेज खां ने साफ उद्देश्य था कि अगर जलालुद्दीन माकबरनी की मदद किया इल्तुतमिश ने तो इल्तुतमिश को सामना करना पड़ेगा चंगेज खां का, और जो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो पूरे एशिया को हरा के चला रहा हो तो इल्तुतमिश जैसे शासक को हराना उसके लिए बहुत आम बात थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने डर से, ध्यान रखिए, इल्तुतमिश ने डर से, चंगेज खां के डर से ख्वारिज्म के शाह के बेटे जलालुद्दीन माकबरनी की मदद नहीं की। कुछ किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन माकबरनी ने अपने दूत को भेजा इल्तुतमिश के पास कि भैया मदद करो। बताते इल्तुतमिश ने उसके दूत की गर्दन काट दी कि भैया नहीं, चंगेज खां को दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं। तो यही ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि चंगेज खां का आगमन भारत में कब था? तो 1221 के आसपास था। लेकिन वो जब इल्तुतमिश ने मदद नहीं की, किसकी? ख्वारिज्म के शाह के बेटे जलालुद्दीन माकबरनी की, तो चंगेज खां भी इंडिया में एंट्री नहीं किया। वरना अगर इंडिया में एंट्री किया होता तो इतिहास कुछ और हो जाता, शायद हम कुछ और इतिहास पढ़ रहे होते आज, क्योंकि इल्तुतमिश को तो खत्म कर देता, वो छोड़ता नहीं। और पूरा क्या क्या उत्पात, भाई कितना उत्पात करता हो तो आप देख ही लिए थे कि ख्वारिज्म में उसने कुत्ते बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा, तो इंसान की बात ही छोड़ दी, सबको मार डाला। तो अब अगर ये इंडिया में घुसता तो बहुत बड़ी आपदा आती, एक नया एक इतिहास का वो खंड होता जिसे बहुत बुरा दौर माना था। लेकिन इल्तुतमिश के चालाकी से भारत में इस खूंखार आक्रमणकारी का आगमन नहीं हुआ। बताते हैं जलालुद्दीन माकबरनी को जब मदद नहीं मिली तो पंजाब से लौट गया और बाद में चंगेज खान ने उसको पकड़ के मारा, छोड़ा नहीं, ये छोड़ते नहीं थे किसी को। अब यहां तक तो मैंने आपको पूरी का, बाकी पीपीटी आप देखिएगा, बाकी बातें मैंने आपको बहुत सी बताई हैं, पूरी पीपीटी आपको आप पढ़िएगा, बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी। अब देखिए यहां पर बताया जाता है कि जब उसने युद्ध लड़ा था ख्वारिज्म के शाह से, तो लगभग एक डाटा यह भी है कि लगभग 1.2 मिलियन लोगों को मारा था। 1.2 मिलियन लोग को उसने मारा था। किसने? चंगेज खान। ये कहा जाता है जब युद्ध हुआ था ख्वारिज्म के शाह से, तो जो ख्वारिज्म के शाह का युद्ध है वो बड़ा फेमस हो गया क्योंकि उसका संबंध भारत से भी है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है चंगेज खां की मौत कैसे हुई। चंगेज खां के हम मौत की बात करें तो बताते हैं कि चंगेज खां का जो मौत हुआ था वो 1227 में हुआ था। 1227 में चंगेज खां की मौत हुई, ठीक है। अब 1227 में जब चंगेज खां की मौत हुई तो कहा जाता है कि चंगेज खां जो है जब मरा था तो उसने एक बड़ी अजीब बात बोली। मरने से पहले चंगेज खां ने कहा था, लगभग 1227 के आसपास इसकी मौत हुई। तो बताया जाता है कि चंगेज खां ने मरते समय, मरने से पहले एक वसीयत, बड़ी अजीब वसीयत की थी। वो वसीयत ये थी कि उसने कहा था कि मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी ना रहे, मतलब वो जब मरे तो किसी को जानकारी ना मिले कि वो मरा है और कहां है। तो यहां तक कहा जाता है कि जब वो मरा था तो जब उसके सैनिक उसको लेकर जा रहे थे तो रास्ते में जो भी आया, जो जिसने भी उसके लाश को देखा,
उसको ही मार दिया गया। तो आज तक चंगेज खां की कब्र नहीं मिली, जैसा उसने कहा था उसके सैनिकों ने वैसा ही किया। बताते हैं कि उसको दफनाने के बाद उसके कब्र पर लगभग 1000 घोड़े दौड़ाए गए थे ताकि वो पता ही ना चले कहाँ है, और इसीलिए आज तक वो कब्र एक रहस्य बनी हुई है। डिस्कवरी चैनल वालों ने खोजने का प्रयास भी किया लेकिन वो कहीं मिली नहीं। ठीक है, आज भी इस क्रूर तानाशाह की जो लगभग संपूर्ण एशिया को थर्रा दिया था, यूरोप तक घुसा था लेकिन यूरोप में पूरा नहीं जा पाया, तो उसकी कब्र आज तक पता नहीं चली। तो आज भी इसकी कब्र एक रहस्यमय कब्र के रूप में है, ध्यान रखेंगे। हाँ, ये वही है चंगेज खां। ये जो मैंने आपको स्टील की मूर्ति दिखाई थी उसका ऊपर से लिया गया फिगर है। तो इस प्रकार 1227 तक आते आते एक खुखार तानाशाह का अंत हुआ। आपने इतनी लंबी कहानी सुनी, अब आप तय करेंगे कि ये इसे परिस्थितियों ने तानाशाह बनाया या ये स्वयं बना। तो इस प्रकार इस ज्ञान गंगा की सीरीज का ये पार्ट खत्म हुआ और आपने पिछले सीरीज को बहुत ज़्यादा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बनाए रखिए ताकि हम और भी आगे बढ़ते रहें और कंटिन्यूटी के साथ इसकी बातों को आप थोड़ा सा, क्योंकि चंगेज खां का नाम आता है तो मैं अपनी ज्ञान गंगा की सीरीज में कई बातें लेके आता हूँ, तो आप उसको देखिए और समझिए। और फिर हम अगले क्लास में मैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लेके आऊँगा जो कि चल रही कंटिन्यू। जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा तब मैं मिडिवल शुरू करूँगा, ऐसे चलेगा। हाँ, अब जल्दी ही आपको लाइव क्लास की खबर मिलने वाली है। चैप्टर में शुरुआत करूँगा, सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, वो भी लाइव होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय हनुमान। धन्यवाद।